Okay. So this is lecture number 4, fifth of electrostatic potential and capacitance. तो कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी. सी अगेन एज आई टोल्ड यू कि अभी मैं कुछ दिन ऐसे ही ट्राई करने वाली हूँ डिफरेंट. तो उसी सीरीज में एक नया स्लाइड का कलर है. अगेन गिव मी द इन द एंड, ठीक है, नॉट व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन. तो अगर मैं रिकैप की बात करूं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की. आई होप हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लियर होंगे. यस मैम. बढ़िया. फिर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के. इलेक्ट्रिक फोर्स को कोई काम नहीं करना पड़ता चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करने के लिए इफ दोस टू पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट. एंड थर्ड थिंग हमने पढ़ी थी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट. सिंपल सी बातें थी, कोई दिक्कत नहीं थी. इसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, जो हमने एक पॉइंट के लिए एक जुगाड़ के साथ जो है इंट्रोड्यूस करी थी. और जुगाड़ क्या था कि भाई u एट इंफिनिटी इज 0, राइट. इतना मामला क्लियर है अपना? यस मैम. ठीक. हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक मस्त से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उसकी डिफरेंट चीजों को या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए क्या पोटेंशियल एनर्जी जाने वाली है. तो आई होप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल सबको आता है, राइट. पता है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ठीक है. अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं. समथिंग लाइक दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं एक डाइपोल, ठीक. लेट्स से ये आपने एक डाइपोल रखा. दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, राइट. बेटा ये वाली चीज तो हम सबको पता है ना कि प्लस चार्ज पे इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगती है, समथिंग लाइक दिस, और इधर लगती है इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इज दैट ओके? यस मैम. अब मैंने देखा कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो θ1 है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, ठीक है. θ1 क्या है? इट इज इनिशियल एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर. इज दैट ओके? इतनी चीज क्लियर है? अब हमने क्या किया, थोड़ा सा काम किया और उठा के ना इस डाइपोल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक. देखो लेट्स से है तो ये वही डाइपोल, जस्ट उसकी पोजीशन चेंज कर दी है. दिस इज प्लस क्यू, अगेन दिस इज माइनस क्यू. बेटा इस बारी ये एंगल हो गया θ2, ठीक है. तो θ2 क्या हो गया? फाइनल एंगल. फाइनल एंगल इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर. इज दैट ओके? यस मैम. अब मैम एक बार ये दोबारा बता दीजिए. देखो सिंपल सी बात है. एक डाइपोल था, वो प्लस क्यू से माइनस क्यू, आपको पता है डाइपोल क्या होता है, वो θ1 एंगल पे रखा था, उसको मैंने घुमाकर θ2 एंगल पर रख दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के वेक्टर के बीच में डायरेक्शन, मतलब समझ रहे, दो वेक्टर के बीच की डायरेक्शन. क्वेश्चन ये है कि ये θ1 से θ2 ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ा, क्या पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की. तो एक बात मुझे बताओ, यहां पर नेट फोर्स तो 0 है. ये सुनो, देखो दोनों तरफ क्यूई फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स तो 0 है. ये चल भी नहीं रहा है, ये एक्चुअली घूम रहा है. तो आप समझो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा रोटेशनल मैकेनिक्स का. हम टॉर्क लगेगा. एग्जैक्टली. यहाँ पर अगर मैं वर्क निकालना चाहूँ तो मुझे F इंटू डिस्प्लेसमेंट से आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड देयर इज नो नेट फोर्स. हाँ, लेकिन यहाँ पे एक टॉर्क है, ठीक है, और एक एंगल है. अब हो क्या रहा है कि ये टॉर्क वेरिएबल है ना, क्योंकि डिस्टेंस लगातार परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रहा है. तो जब ये वेरिएबल टॉर्क है तो अब हमारी कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें तो वेरिएबल फोर्सेस भी डील करनी आती हैं, तो हमें वेरिएबल टॉर्क भी डील करना आएगा. यस मैम. अब बस एक चीज मुझे बताओ, यहां पर ये जो आपका एंगल है ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, राइट.
लेकिन टॉर्क इस डायरेक्शन में आएगा, ये सुन लो। यस मैम। तो अपोजिट हो गई ना। अगर मैं यहां से वेक्टर फॉर्म हटाना चाहूं तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, टॉर्क साइन थीटा। थीटा cos 180, बेटा डॉट प्रोडक्ट है, cos आएगा थीटा। और थीटा 1 से थीटा 2 तक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैम नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसीलिए तो cos 180 लिखा है। एक आपका मिनट, स्टक है। हाँ बहुत दर्द। ठीक है, इसलिए हमने cos 180 इंट्रोड्यूस कर दिया। cos 180 इज -1। बोलो, इतनी Yes, चीज में कोई ma'am. दिक्कत है ना? मैम मेरे को साइन कॉस में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। देखो यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट है तो बेटा कॉस आएगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तब साइन आता है, राइट? ये चीज ध्यान रखो। यस मैम। तो यहाँ पे हमने बस कॉस प्रोडक्ट लिया, सॉरी डॉट प्रोडक्ट लिया था। अब एक बात बताओ, हाँ अभिषेक बोलो। मैम 180 कैसा है मैम? क्या बेटा? एंगल 180 कैसा आया? हाँ एक बात बताओ, जो आपने थीटा इंट्रोड्यूस किया था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये जो थीटा है ये इस डायरेक्शन में है जिसमें ये ब्लैक वाला एरो बन रहा है, राइट? लेकिन टॉर्क इधर लगेगा ना, इस तरह से, है ना? अपोजिट डायरेक्शन। एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आप खुद इमेजिन करके देखो, आपने इसको ऐसे रखा तो ये किस तरफ जाना चाहेगा? ये ऐसी एंगल बनाएगा ना जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मस्त आराम से अलाइंड हो। देखो इधर इस तरह से कि -q + q, इस डायरेक्शन में q e, इस डायरेक्शन में -q। कितना मस्त पोजीशन में है यहाँ पर। दिस इज द स्टेबल फॉर्म ना। तो कोई भी आप किसी भी चीज को डिस्प्लेस कराते हो वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना चाहता है। और ये स्टेबल क्यों है, इसको थोड़ा सा देर रुको, आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग कि भाई ये स्टेबल क्यों है। ठीक है, अब समझ में आया कि एंगल 180 डिग्री क्यों हुआ? Yes, ma'am. समझ में आ गया। ओके ठीक है। अब एक बात बताओ, टॉर्क क्या होता है एक डाइपोल का? ये आपने पढ़ा हुआ है। मैम जो पोटेंशियल होता है मैम वो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। P इंटू ई होता है P कि is P sin क्रॉस ई theta. होता है? एग्जैक्टली P क्रॉस ई P sin थीटा। होता है। बिल्कुल P क्रॉस ई होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक मतलब लास्ट लेक्चर से मतलब लास्ट चैप्टर पढ़ा था जब हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़े थे। तब मैंने आपको टॉर्क ड्यू टू डाइपोल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हमने कैलकुलेट किया है। इस चैप्टर में हमने पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया है। याद है ना सारी चीजें? यस मैम। यस ओके जब आपको इतना सब कुछ पता है तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे इजीली लिख सकती हूँ -θ1 से θ2 PE sin थीटा d थीटा। बेटा PE कांस्टेंट हो जाएगा, अंदर हमको इंटीग्रेट करना है θ1 से θ2 तक sin थीटा डॉट d थीटा, राइट? आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा, -PE यहाँ आ जाएगा माइनस का cos थीटा। ये सुनो, यस मैम। ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट कीजिएगा तो हमारे पास वर्क आ जाएगा माइनस माइनस प्लस cos θ2 माइनस cos θ1। ये आया वर्क डन। ठीक है, वर्क डन किस वजह से आया ये? मतलब लाइक कौन सा वर्क डन है ये? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है भाई, आपको ये वाला स्टेटमेंट याद है? कल ही तो हमने बहुत बार पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी which is final minus initial is equals to minus of work done by conservative force। मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, या ये बराबर होती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के। ये वाली बात हमारी हो चुकी है ना? यस मैम। मैम आपने अभी स्टार्ट करी है? नहीं, टाइम हो गया थोड़ा सा। देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाली चीज 100% ट्रू है, लेकिन ये वाली कंडीशनल है जो 90% केसेस में होगी। 90% केसेस कौन से होंगे? जहां पर आप बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी
का चेंज 0 है, किसी भी तरीके की नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तब ये वाली चीजें आएंगी। लेकिन ये वाली तो हमारी 100% से मतलब बिल्कुल सही है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से देखो हमने वर्क डन निकाल लिया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सानिया आप अभी आए हो ना, देखो आपको ज्यादा इशू नहीं आएगा। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा बेसिक। एक बार मैं फटाफट सबको क्विक रिवीजन दे देती हूँ, जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं उनको भी फटाफट से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखो हमको डाइपोल हमने रखा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। मतलब सुनना चाह रहे हो ना दोबारा? यस मैम, यस मैम। ओके, एक डाइपोल प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब हमने क्या करा, उसको उस पोजीशन से थोड़ा सा घुमाया। मैंने वर्ड यूज करा घुमाया। यहाँ पे किसी भी तरीके का लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर फोर्स कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखो, नेट फोर्स 0 है यहाँ पर, QE इधर और QE इधर, राइट। एक्चुअली यहाँ पे माइनस मैंने लगा दिया, माइनस आएगा नहीं क्योंकि मैंने माइनस बेसिकली डायरेक्शन के लिए लगाना था, वो हमारा काम हो रहा है, हमने डायरेक्शन दिखा दी है। तो दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, आपको पता है नेट फोर्स 0 है। अभी डाइपोल घूमेगा, घूमने की वजह क्या होगा, मतलब घूमने की वजह से क्या होगा, टॉर्क आएगा। इज दैट ओके और नॉट? यस मैम। यस मैम, ठीक है। तो बेटा आपको बड़े ध्यान से देखना है कि यहाँ पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में θ1 एंगल है, राइट। देखो मैंने लिखा भी है, इनिशियल एंगल इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर। अब हमने जब उसको घुमा दिया तो मैंने इस तरह से घुमाया कि हमारे पास θ2 एंगल आया, फाइनल एंगल, राइट। यस यस मैम, यस मैम, ठीक है। यस मैम। अब एक बात मुझे बताओ, ये वाली चीज तो हमने कल पढ़ी थी ना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड इक्वल्स टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। पढ़ी थी ये चीज? यस मैम, यस। मैंने आपको बताया था यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उस हिसाब से बच्चे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल दिया। जब यहाँ पे लीनियर चेंजेस है ही नहीं, रोटेशनल है, तो ऑब्वियसली मैं रोटेशनल फोर्स लूंगी, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट लूंगी, राइट। देखो रोटेशनल फोर्स, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट लिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखो बेटा, थीटा इस तरफ है जिस तरफ ये ब्लैक वाला एरो बन रहा है, और जब आप इसको छोड़ोगे तो ये वापस इधर की तरफ आएगा। तो आप ध्यान से देखो, ये जो टॉर्क है वो इसके अपोजिट लग रहा है ना, डिस्प्लेस आपने ऐसे किया है लेकिन टॉर्क ऐसे लग रहा है, तो थीटा 180 डिग्री है ना। यस मैम, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने cos 180 डिग्री रख दिया। अब आपने इसको सॉल्व किया, cos 180 डिग्री माइनस माइनस बाहर ले लिया, टॉर्क डी थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले लेक्चर में पढ़ा था कि टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे P साइन थीटा रख दिया, P इज कांस्टेंट, बाहर आ गया। साइन थीटा का हमने इंटीग्रेशन रन किया θ1 से θ2 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, आपने वैल्यू पुट करी एंड वी गॉट दिस एक्सप्रेशन। वी गॉट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लाइक दिस। लेकिन मुझे वर्क डन थोड़ी चाहिए था, मेरा मोटिव था कि मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए। ये सुनो, देखो यस मैम, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। बार बार आप मतलब समझ जाना, अगर बार बार ना लिखा जाए तो ये जो P cos थीटा माइनस cos थीटा 1 आया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, बोलो सॉर्टेड है। ये फाइनल माइनस इनिशियल, कोई दिक्कत इतनी सी बात में किसी को? नो मैम, नो मैम। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मतलब दिस इज गुड टू गो, लेकिन हमारी बुक्स में एक अजम्पशन लिया गया है। हम अभी तक इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 करते थे, अब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए इनमें से एक लोकेशन पर पोटेंशियल 0 करेंगे, ठीक है। और वो बिल्कुल एक अजम्पशन है, तो मतलब आप खुद ही समझ लो अजम्पशन मतलब कि इसमें यही हमें करना है डिफाइन करने के लिए। एक अजम्पशन ली गई कि u at 90 डिग्री इज 0 एंड θ1 इज 90 डिग्री। ये दो अजम्पशन समझ में आया? 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और θ1
90 डिग्री के बराबर है। मैम ये 0 सही कर दो, क्योंकि फिर नोट्स पढ़ेंगे ना तो थीटा और थीटा 1 लगेगा। सर हाँ, ये 0 ही था, वो थीटा ही बना दिया था गलती से। दिस इज 0। अब आप ध्यान से देखो, इस अजम्पशन के बेसिस पर मैं ऊपर से ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, u थीटा 2 इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2, क्योंकि थीटा 1 तो 0 है, आपको पता है कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है ना, और u 90 आपने स्क्रीन को रखिए। ओके, आप ये वाली अजम्पशन सब्स्टिट्यूट करो, तब आपको ये मिल जाएगा ना, u थीटा 2 इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2। बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इस जुगाड़ की हेल्प से we actually defined it as u theta is equals to minus p e cos theta। अब एक बात मुझे बताओ, ये थीटा क्या है? जो चेंज थीटा क्या आएगा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, प्लेस हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। This theta is actually the angle between electric field and dipole moment। Yes or no? यस मैम। यस मैम। मैम यू यहाँ पे क्या पे है? क्या बेटा? मैम यू यहाँ पे assumption है। U assumption नहीं है, assumption ये लिया है कि potential energy at 90 डिग्री 0। इसको मैं लिखूं पूरा खोल के, इसका मतलब है potential energy at 90 डिग्री is 0। ठीक है, अब आप एक बात देखो, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो एंगल है, दिस एंगल इज एक्चुअली बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, इस वजह से मैं क्या इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ कि u थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। यस मैम। यस मैम। मैम पी डॉट ना पी कॉस थीटा, राइट? जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम, डॉट प्रोडक्ट है। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज समझ में आई सबको? पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ में आता है? आगे क्या बेटा? मैम आ गया। आ गया मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओके, अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो तो मुझे बता दो कहाँ से लिखना चाह रहे हो, फिर मैं वहां से स्टार्ट करूँ लिखना। आपको लिख लिया है? मैम इसके नीचे वाला। मैम लिख लिया। ओके, अब देखो, मैम लिख अभी लिया। जो हमारे पास आया है ना u थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी क्रॉस ई, इसके बेसिस पे मैं आपको 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगी। इसको आप 3 स्पेशल केसेस पढ़ लो, 3 स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लो, इट्स अप टू यू, बट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ जरूरी बात बताएगी, समझना उसको। जब हो जाए तो मुझे बता देना, मैं लिख लूंगा आगे। मैम हो गया। क्या सुना? मैम एक सेकंड स्लाइड दिखाना, ऊपर वाली। दिस वन। मैम इससे पहले वाली। इससे ऊपर वाली। इससे भी ऊपर वाली? अब इससे ऊपर रिकैप है, ठीक है? नो मैम, इससे वाली। यस मैम। अब ना हम जो जो कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे उनमें 3 चीजें निकालेंगे। एक निकालेंगे नेट फोर्स, एक निकालेंगे नेट टॉर्क, और एक निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट ओके? उनके यस मैम। ओके, हो गया, चलो आगे। यस मैम। यस मैम। हमें चैप्टर फिनिश कब तक होगा? कब तक होगा? अभी देखो, तो पूरा एक पार्ट बचा है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ वही संडे वही, को तो टेस्ट भी है ना हम लोगों का, हाँ तो वो कंप्लीट हो तो जाएगा ना आज। टेस्ट आप कराओगे वहीं तक आएगा? हाँ आज कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन 1 देखो। क्या बेटा? आज जहाँ तक कराओगे वहीं तक आएगा ना? हाँ हाँ, अभिषेक कुछ पूछ रहे हो क्या? मैम कैपेसिटर नहीं आएगा ना? क्या बेटा? कैपेसिटर नहीं आएगा ना इस बार? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तक आएगा, कैपेसिटर वाला पार्ट नहीं आएगा। संध्या, आप मीटिंग में हो क्या बेटा? यस मैम। बेटा आप लेट ज्वाइन हुए हो, क्या हुआ? और आई थिंक पिछले 1-2 क्लास से आ भी नहीं रहे। इज एवरीथिंग ओके?
यस मैम, ठीक है। ओके मैम चलो थोड़ी सी देर रुक जाना, ठीक है, एक बार मुझे बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो श्वेता। मैम हमें रिटर्न नोट्स कब तक मिलेंगे इसके? रिटन नोट्स कब मिलेंगे, नाइस क्वेश्चन। अभी अपलोड कर दूंगी, चलो वैसे दूसरा बैच रहता है करने को। नो मैम, इसकी हार्ड कॉपी शाहिद सर कह रहे थे ना कि हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपको, तो मैम कब तक अच्छा मिलेगी? अभी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 2-3 चीजें भी ना मतलब लाइन में। मैम फिर तो मिलेगी छुट्टियां पड़ सबको। जाएंगी ना 2 मंथ्स की। क्या बेटा? हार्ड छुट्टियां कॉपी पड़ मिलेंगी। जाएंगी। बेटा हार्ड कॉपी मिलेंगी, लेकिन उन बच्चों को मिलेंगी जो कंसिस्टेंट हैं, है ना। थोड़ी बहुत कंडीशंस आएंगी ना तभी तो मिलेगा। मैम मतलब कि अब तो छुट्टियां पड़ जाएंगी स्कूल की, तो लेंगे कैसे हम लोग स्कूल से मई जून? आई हैव लिटरली नो आइडिया अबाउट दैट, बट आप लोग बोल रहे हो तो आई विल आस्क अबाउट इट, ठीक है। मैम छुट्टियां नहीं पड़ती। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो, चलो पहले अभी पहले काम की बात करें। एक एक मिनट देखो, आपको कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट दिख रहा है, मैंने बोला थीटा 90 डिग्री। अब इसको एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कैसा बनने वाला है ये। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास। अब इसमें डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच थीटा 90 डिग्री होना है, यानी कि कुछ इस तरह से प्लेस्ड होगा। दिस इज प्लस यस क्यू, मैम। दिस इज माइनस क्यू। और देखो यहाँ पे ये थीटा हो गया 90 डिग्री। अब इस सिचुएशन में एक बात बताओ, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, मुझे तो एक चीज पता है ना कि नेट फोर्स इज 0। ये सुनो, दिस इज क्यू ई, ठीक है, एफ नेट इज 0। ओके बेटा, यहाँ पे अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूं तो टॉर्क का फॉर्मूला था P क्रॉस E, यानी कि PE साइन थीटा। साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, यानी कि यहाँ पर मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। ये सुनो, यस मैम, 90 Yes, डिग्री ma'am. मिल रहा है। यस मैम। अगर मैं U एट 90 डिग्री निकालू तो आपने मुझे मतलब मैंने assumption माना था ना कि PE cos थीटा। अब देखो cos 90 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, Q 90 0 है, या तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये 3 हुआ इस कॉन्फ़िगरेशन का। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन आती है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री वाली। एक बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मस्त रखा हुआ है ऐसे, इसमें आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया, ठीक, और इस तरह से प्लेस करना है कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, दिस इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर, है ना, कितना Yes, एंगल है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री। यहाँ पर अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स तो 0 है। अब अगर आप नेट टॉर्क निकालना चाहो तो PE साइन थीटा, साइन 0, समझ रहे हो ना, 0 हो गया। yes मैम। अब एक बात बताओ, लीनियर फोर्स भी 0, नेट नेट टॉर्क भी 0, यानी कि ये सिस्टम में लीनियर इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। ये सुनो, यस मैम। रोटेशनल कैसे आएगा? देखो नेट टॉर्क 0 है ना, यस मैम। तो इसलिए, है ना। अब नेट टॉर्क 0, ये सब 0, ठीक है। अब हम इसके लिए U निकालते हैं 0 डिग्री पे। आपको पता है -PE आएगा क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। और बेटा ये है पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू। आई गेस अगर आपने थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में, तो वहां आपको एक ग्राफ बना के दिखाया गया होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि बॉडीज लीनियरली एक्सपेंड क्यों करती हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, लेट मी आस्क फ्यू स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़े थे। सानिया, संध्या, याद है ऐसा कुछ? हमने एक कर्व पढ़ा था जो टिल्टेड था, सिमेट्रिकल, कुछ इस तरीके का था, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो। यस मैम, थोड़ा थोड़ा। इस तरीके का, हाँ। तो बेटा आप लोगों ने भी वाला देखो, एक मैं कर्व थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसी क्यों होती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी की एक चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूंगी बस एक्स्ट्रा, जस्ट इस तरीके का एक कर्व होता है पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस के बीच में। अगर आप ध्यान से देखो तो जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये वाला चीज,
देखो सबसे मिनिमम पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमें पोटेंशियल एनर्जी की मिलती है। ये जो आर का डिस्टेंस आया था ना, ये जो डिस्टेंस आया था, दिस इज एक्चुअली दी ओरिजिनल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अगर आपने किसी चीज पे कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ तो वो इस तरह जो है एग्जिस्ट करता है आर पर, और देखा गया कि हर बार ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थी। इस पूरी दुनिया में जितनी भी इवेंट्स होते हैं, हर जगह एवरीबॉडी एवरी सिंगल थिंग इज ट्राई टू ऑक्यूपाई द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी so that they could get stability, right? तो ये वाला जो है ना, this configuration, इसको बोलते हैं stable equilibrium. Is that okay? Yes, ma'am. ठीक है। अब बात करते हैं configuration third की, which is theta is equals to 180 degree. Okay, अब देखो अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सॉरी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब आपको इसके जो डाइपोल मोमेंट प्लेस करना है वो इस तरह से प्लेस करना है कि दोनों के बीच हो 180 डिग्री का एंगल, यानी कि इस तरह से देखो डाइपोल मोमेंट है ना। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि नेट फोर्स कितनी है तो आप बोलोगे 0 है। मैंने कहा नेट टॉर्क कितना है, बताओ साइन 80 की वैल्यू क्या होती है? 0 -1। देखो अगर आपको साइन की वैल्यूज में कभी भी दिक्कत आए तो आप साइन वेव बनाओ, ठीक है। ओके, मैं कहती अगर आपको कभी साइन की वैल्यूज में दिक्कत आए ना कि क्या वैल्यू होगी, तो आप एक काम करा करो, आप साइन ग्राफ बना लिया करो, साइन वेव। ये देखो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रख दो, 0 +1 -1। अब देख लो साइन 180 पे 0 आ रहा है, यानी कि दिस इज 0। बेटा देखो कंडीशन तो इतनी, ये भी इक्विलिब्रियम की है, लीनियर भी और रोटेशनल भी, जैसे कि 0 के केस में था। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी और देख लेते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी ही बताती है। -PE cos 180, cos 180 का वैल्यू होता है -1, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये तो मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, यानी कि ये मैक्सिमम स्टेबल नहीं है, दिस इज अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप इस पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करोगे, ये कभी इस पोजीशन पे वापस आने की टेंडेंसी शो ही नहीं करेगा। समझ में आया? अच्छा एक वाली चीज पता है ना कि देयर आर 3 काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। जब मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है तो स्टेबल। ऐसे समझ लो, एक ये बॉल वाला कि यहाँ पे रखा है, तो ये आप इसको इस बॉल मतलब इस बॉल को कहीं भी मूव कराओ, ये वापस यहीं आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेबल है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे कोई सरफेस है, यहाँ पे आपने बॉल रखा है, इस टाइम है तो ये स्टेबल, लेकिन आप इसको हल्का सा यहाँ मूव करोगे कभी वापस नहीं आएगा, नीचे चला जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक बॉल रखा है, कुछ आप जब तक कुछ नहीं करोगे आराम से यहीं पड़ा रहेगा, तो दिस इज न्यूट्रल, राइट, दिस इज अनस्टेबल and this is stable. Is that okay? Yes, ma'am. चलो, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट थी कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 which is stable equilibrium। कई बार ना वो आपको ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में थीटा 0 डिग्री होगा, अनस्टेबल के केस में 180 डिग्री होगा, क्योंकि कई बार ना वो आपको एंगल नहीं देगा, वो आपको बोल देगा कि हमने स्टेबल से अनस्टेबल में ले आए, अब बताओ कितना काम किया, ठीक है। तो आपको चीजें क्लिक करनी चाहिए, इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट करो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। मैम कॉन्फ़िगरेशन 2 दिखा दीजिए। मैम स्टेबल पे 180 डिग्री होता है ना? नहीं बेटा, स्टेबल पे 0 डिग्री है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आप पोटेंशियल एनर्जी चेक करो हमेशा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताएगी। मैम हो गया। ओके, हम थर्ड दिखा दो। क्या थर्ड? हाँ एक सेकंड बेटा, मैम 90 वाले में न्यूट्रल है। बेटा 90 वाले के केस में ये एक मतलब लाइक
क्या ही बताएं इसमें। नहीं न्यूट्रल तो नहीं है क्योंकि ऐसे तो पड़ा नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा। तो इसमें कुछ मतलब खास नहीं था, सिर्फ ये एक डिस्कशन कर दिया कि यहाँ पे सब चीजें जीरो है, ठीक है। न्यूट्रल तब होता जब ऐसे ही पड़ा रह सकता था वो, ऐसा नहीं है। आप इसको यहाँ पे जब छोड़ोगे तो वापस वो स्टेबल होना चाहेगा। यस मैम, इसके मूवमेंट पे फिर ये जीरो हो जाएगा ना ऐसा? क्या बेटा? थर्ड मैम कॉन्फ़िगरेशन, ये मूव करेगा 90 दोबारा डिग्री। बता दो एक बार। थर्ड वाला राइट, यस मैम। ठीक है। ओके, थर्ड केस था जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और किसमें टाइप ऑफ मूवमेंट वेक्टर में थीटा हो 180 डिग्री का। यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क निकालना चाहोगे तो पीई साइन 180 डिग्री, पीई साइन थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह आपने 180 डिग्री रखा, 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है जीरो, यू विल गेट नेट टॉर्क जीरो। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि सब चीजें इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, लेकिन स्टेबिलिटी की हमें आइडिया हमेशा सही मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी से। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में वैल्यू रखी, तो हमने देखा कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अटेन कर रहा है, तो ये स्टेबल नहीं है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। इस तरह से आ गया। इज दैट ओके बेटा? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमसे कह रहा है कि तुमने सब कुछ चलो निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने के लिए कितना काम करा, यानी कि ये हमसे वापस से बस ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ डेल्टा यू ना, लिख सकते हो। मैम ये टाउ थीटा भी तो था। हाँ, तो अभी देखो डेल्टा यू कितना आया था, माइनस पीई कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का पीई कॉस थीटा। ध्यान रखना कंपटीशन में हमेशा वो आपको प्लस माइनस में फंसाने की कोशिश करेगा, पर आपको अगर इतना कॉन्सेप्ट आता है तो मुझे नहीं लगता कि आप फंसने वाले हो कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स यस मैम। और प्लस एक्सटर्नल एजेंट। तो वो आपसे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पूछे, वो आपसे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पूछे, या वो आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछे, आपको सब आता है, ठीक है। आपको सिंपल बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो आपसे कह रहा है कि बस मुझे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बता दो, तो वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यस और आपसे पूछे कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट बता दो, तो वो हो जाएगा इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। बस आप ये चीज जो मैंने यहां लिखी है ना पर्पल से, इसको ध्यान रखो, और एक चीज ये ध्यान रखो कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा, दैट्स इट। इज दैट ओके? मैम यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। तो फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पर हमारी थ्योरी वाली टॉपिक की कंप्लीट होती है। अब इसकी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, आपको बताना है वर्क एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू लगा हुआ किसी डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए। 4 ऑप्शंस है, फटाफट से ट्राई करो। इट्स 1812 राइट नाउ, 1815 तक बता दो। और 1815 तक का मतलब ये है, अगर आपने पहले करा हुआ है तो भी थोड़ा सा शांति रख के ना उसको चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना।
मैम -2 PE। मैम -PE। ओके ओके, ऑप्शंस देखो, काफी सारे बच्चे दे रहे हैं आंसर। अंशली, संध्या, सान्या, कोमल, कोमल और मैम रिश्मा, -2 ऋषभ। आ रहा है ये ऑप्शन। ओके, सुहाना, हिमांशी, प्रियांशी, एकता, सुनैना, 7, खुशबू, आंशिका, पलक, साक्षत, दिनेश, सत्यम, भूमि, अभिषेक, श्वेता, अलीशा। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने दिया। एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे आना है। ठीक, भावना, शबनम, पलक, साक्षत, सबका आ रहा है। दैट्स गुड। अब देखो, एक बात मुझे बताओ, ये क्या पूछ रहा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मुझे पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, which is minus PE cos theta. सिंपल उसके एक्स्ट्रा कर है ना? रखी है। अच्छा ठीक है। मैम स्क्रीन स्ट्रक हो गई। हाँ बेटा, अभी मैं लिख नहीं रही थी, एक सेकेंड। मैम कल हमने 15 मिनट पहले आपको बोलकर क्लास छोड़ी थी, तो आपने अटेंडेंस लगा अटेंडेंस दी। लगा दी। देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू दिस थिंग, हमें पता है ना ये वाली चीज। ठीक है, अब एक बात बताओ, उसने मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है, कहां से कहां करा है उन्होंने? स्टेबल से अनस्टेबल, यानी कि 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री। इज दैट ओके? अब आपको 180 डिग्री की वजह से पता है माइनस पीई कॉस, यहाँ पे आप 180 डिग्री रख दोगे, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस पीई कॉस 0 डिग्री रख दोगे। अगर किसी को कॉस की वैल्यूज याद करने में दिक्कत है तो कोई इशू नहीं है, हम उसका ग्राफ याद रख सकते हैं। ग्राफ सिंपल है और उससे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये है 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, and then this is at 360 degree, right? 0 plus 1 minus 1। अब देखो, cos 180 की वैल्यू कितना है? -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का पी। cos 0 की वैल्यू कितनी है? +1, तो माइनस का पी आएगा, लेकिन बाहर एक माइनस है, फिर प्लस हो जाएगा। तो यू विल गेट 2PE, विच इज योर ऑप्शन डी। ठीक है? यस मैम। ओके, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इन्होंने क्या करा है, इनिशियल देखो आपको कॉन्फ़िगरेशन ये दे रखी, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, अभी आपसे कह रहे हैं कि बताओ कितना वर्क डन लगेगा बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बताओ। मैम एक बार Time- फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन दिखा दीजिए। हाँ, एक मिनट। हो गया मैम। ओके बेटा, हम क्वेश्चन दिखाया नहीं। हाँ बेटा, एक सेकेंड। 1817, 1818 पर और 1820 तक, 21 तक कर लो। ठीक है, मैम इसमें एंगल क्या है फाइनल वाला? फाइनल वाला एंगल, हाँ दैट्स नाइस। यस मैम। 120 लग रहा है। हाँ, ये यहाँ से 60 डिग्री है। 60। ठीक है, ओके, ठीक है। अब आप इसको 1821 तक फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर दो।
मैम हाँ बोलो बेटा। मैम क्वेश्चंस नोट नहीं कर पाए थे, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी नहीं सॉल्व कर रहा था। हाँ मैं करा रही हूँ। इतने सारे बच्चों में कोमल, खुशबू, निर्भय, पलक, साश्रित और दिग्नेश, इन बच्चों के आंसर सही आए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार देखते हैं कैसे। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, मुझे एंगल कहां से कहां चाहिए रहता है? पी और ई के बीच में। तो इस वाले केस में पी जाएगा इधर, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो आप समझ रहे हो ना, मुझे ये एंगल चाहिए। इफ दिस इज 60 तो ये एंगल 120 हुआ ना, बोलो। तो मतलब एंगल इधर जाएगा यस तो 120 होगा। हाँ बेटा, पी और ई के बीच में मैम जैसे यहाँ पे पॉजिटिव 60 एक्सिस में डिग्री लेते हैं ना। एंगल दिया होता, अगर मैम यहाँ पे 30 डिग्री दिया होता तो मैम 60 डिग्री होता फिर। नहीं नहीं, देखो अगर ये 30 डिग्री होता तो आप एक बात बताओ, टोटल एंगल तो ये आता ना, इस तरह से 180 डिग्री होता ना, तो इफ दिस इज 30 डिग्री तो ये 150 डिग्री होता, राइट? ओके मैम। ठीक है। अब यानी कि मुझसे पूछा था कि मुझे चाहिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आपको ये चीज ना बार बार लिखनी चाहिए ताकि आप भूलो ना कभी भी कि इसका मतलब है क्या ये चीज का। तो 120 डिग्री से आपको 60 डिग्री पे, मतलब 60 से 120 लेके गए हो, तो वही अब सिंपल सी चीज है, माइनस पीई कॉस 120 डिग्री, मैम इसको पर इसमें माइनस करा दो। 120 डिग्री यार, 60 डिग्री भी तो पी और ई के बीच में ही था। बेटा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं, आप हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्सिस, हमेशा एंगल प्लस एक्स एक्सिस, और जो भी आपको ग्राफ दे रखा है वो वाला कंसीडर करते हैं ना, ये वाला कंसीडर कर लेते हो, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो जा रहा है। तो बेसिकली हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। एक बात बताओ, कॉस 120 का वैल्यू -1/2 होता है ना? यस मैम। ठीक है, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2। ये वाली चीज इधर से आ गई प्लस का PE/2, उधर से भी आ गया प्लस का PE/2। आपको पता है आपका आंसर आ गया PE, विच इज ऑप्शन सी। स्टॉप हो गया। ओके, आप मतलब आप बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, देखो उससे भी सॉल्व कर लो, अब तो सारा हो गया है ना, ऑप्शन सी यस मैम आ गया। ठीक है, कर सकते हैं। अब ये है एक प्यारा सा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एक चार्ज है, चार्ज के पास मास होगा, ऑब्वियस है ना। चार्ज विदाउट मास कैन नॉट एग्जिस्ट, बट अ मास विदाउट चार्ज कैन एग्जिस्ट। उसमें हम नेट चार्ज 0 कंसिडर कर लेते हैं तब। तो फिलहाल जो भी है, यहाँ पे हमको एक डाइपोल दिया है, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर से डिस्टेंस L है, m मास का डाइपोल है, इस तरह से प्लेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली। आपसे पूछा गया है कि आप एंगुलर वेलोसिटी निकालो उस पॉइंट पे जब वो मीन पे आ रहा होगा। ऑब्वियसली ये स्टेबल नहीं है ना, स्टेबिलिटी लाना चाहेगा तो अलाइन होना चाहेगा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पॉइंट पर क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी वो निकालिए। अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी ने पहले सॉल्व किया हुआ है तो जस्ट होल्ड बैक योर हॉर्सेस, ठीक है, जितना टाइम यहाँ पे गिवन है इसके बाद बताना, ठीक है, सॉल्व करो। ओके संध्या, बट मेक श्योर करो कि दोबारा लाइक मतलब इसका बैकअप लेके चलो। आपको तो लाइक स्टार्टिंग से पता होता है ना कि इस टाइम हमारी क्लास है, फोन चार्ज रखा करो, राइट? पर ठीक है, अभी तो कुछ कर नहीं सकते।
तो फिर बेटा मैम इसमें डायपोल मूवमेंट का पोजीशन बताना है क्या? क्या बेटा? मैम इसमें डायपोल मूवमेंट का पोजीशन बताना है क्या? नहीं, इसमें आपको तो वो लिखा है ना, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डायपोल व्हेन इट पासेस थ्रू मीन पोजीशन। मैं कर दूं अब? यस मैम। यस बेटा हाँ, जो हिमांशी नोट्स अपलोड होते हैं वो क्लास के तो नोट्स अपलोड होते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे एडेड होंगे उसमें। देखो ये है इनिशियल सिचुएशन, राइट? दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, बट फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसी होगी ना, बोलो ये होगा ना? यस मैम। यहाँ पर किसी भी तरीके की नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो एक काम करो, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो। यानी कि जो हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों का सम बराबर होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात बताओ, जब ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में है तब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, लाइक माइनस पी ई कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री, प्लस आपको बोला गया है, अच्छा मैं बोलना नहीं भूल गई, बट एक सॉरी वाली चीज में लिखना भूल गई, मेरी गलती है। ड्रॉप्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से छोड़ा है, तो बेसिकली इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया इनिशियल वाला। यस मैम। अब बात करते हैं फाइनल वाले की। फाइनल वाले की केस में थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। अब आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखो यहाँ पर, एक्सप्रेशन क्या लिखो? मैम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोटेशनल में आई का एनालॉग होता है, सॉरी एम का एनालॉग होता है आई। अब यहाँ पे cos 90 दिस इज 0, यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी, बेटा हाफ ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। आई लिखने का तरीका आपको आता है एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे दो मासेस हैं विच आर एट एल डिस्टेंस अवे। ओके, यहाँ पे आप cos 0 का वैल्यू 1 पुट कर दो, आपको माइनस पी मिल जाएगा। फिर आई को आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे दो मासेस है ना एम और एम, विच इज एल डिस्टेंस अवे, तो एल डिस्टेंस अवे के लिए आप एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर करोगे, तो यानी कि यहाँ पे 2ml स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट ओके? आप ऐसे तो लिखते थे। हम एक और बार बताना ये वाली चीज। ओके, एक बात बताओ, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे जब चैप्टर 7 क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स, तो वहां इनर्शिया ऐसी तो लिखते थे, इनर्शिया इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। यहाँ पे एक मास l डिस्टेंस दूर है, दूसरा मास भी l डिस्टेंस दूर है, राइट? तो यहाँ पे ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर हो जाएगा, 2ml स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, बोलो। यस मैम। यस ठीक है, अब आप यहाँ पे बस इसका वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू
ओमेगा स्क्वायर इंटू एम एल स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू निकाल लो आप, पीई अपॉन एम एल स्क्वायर, राइट, और अंडर रूट। मैं स्किन फिश तक हो गई। हाँ मतलब बेसिकली आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करके ओमेगा का वैल्यू निकाल लो। बेटा पी को क्या लिख सकते हो आप, क्यू इंटू 2L लिख सकते हो ना, राइट। बस यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो वैसे, एक एल से एक एल कैंसिल, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 2QE डिवाइडेड बाय ML। कौन सा ऑप्शन इससे मिलता है, MB। बी, है ना, तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। कोई दिक्कत? किसी को समझ में ना आया तो बताओ। मैम तो सेकंड स्टेप समझा दीजिए। मैम दोबारा बता ये दीजिए। इनर्शिया वाला, हाँ देखो इनर्शिया वाले में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे हाफ एम बी स्क्वायर होता है, वैसे रोटेशनल मैकेनिक्स में एम की कॉरस्पॉन्डिंग आता है आई और वी की एनालॉजी में आता है ओमेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। अब इनर्शिया निकालने का तरीका होता था मास डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपको दिया होता था तो आप मास कितना दूर है और कहाँ है ये चीज लिखते थे ना, एमआर स्क्वायर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वन शॉट वीडियो पढ़ा है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, वहां से आपको वही चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि आई ओमेगा स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, कि मास कहां पर है और कितनी दूर है, ठीक है। तो देखो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कर दोगे, आर की जगह यहाँ पर एल है तो हमने 2ml स्क्वायर लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, बस फिर ओमेगा का एक्सप्रेशन निकाला। ये तो मैथमेटिकली में इक्वेशंस इधर से उधर करी है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपना कंप्लीट होता है, सिलेबस टेस्ट का वही है, ठीक है, विच इज कंप्लीटेड। अब हमारा डिस्कशन है कैपेसिटर को लेकर। ऐसे समझ लो इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़ी प्यारी यूनिट है और मतलब मजा आएगा इसको करने में। कैपेसिटर क्या है देखो, कंडेंसर मैम एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। मैम जो करंट को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक। अब सिचुएशन क्या है, लाइक एनर्जी देना, चार्ज बेसिकली मूव कराना, ये काम तो सेल भी करता है। सेल का भी काम होता है कि वो क्या करे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, है ना। याद है हमने एक पढ़ा था आपके साथ, आई थिंक मैं अभी केमिस्ट्री में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है ना, या नहीं पढ़ा अभी तक? अभी नहीं आया, ईएमएफ आएगा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। हम पढ़ा है केमिस्ट्री में पढ़ लिया। केमिस्ट्री में पढ़ लिया। अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सेल, बट इसके बावजूद हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है विच इज कैपेसिटर। तो रीजन इसकी क्यों पड़ती है, क्या है ये? तो होता क्या है कि देखो, ये चार्ज और डिस्चार्ज होता है। ओके ओके जस्ट लिसन टू मी नाउ। देखो होता क्या है कि कई बार हमारे को ना किसी डिवाइस को चालू करने में बहुत एनर्जी लगती है। आपने पढ़ा होगा वी हैव 3 काइंड ऑफ फ्रिक्शंस, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग। सबसे ज्यादा वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है, क्योंकि किसी चीज को उसकी पोजीशन चेंज कराने में, उसकी स्टेट चेंज कराने में बहुत काम लगता है। उसके बाद उस चेंज्ड स्टेट को कंटिन्यू करना इजी होता है, राइट? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यूजुअली यही मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है कि भाई किसी भी चीज को शुरू करना मुश्किल होता है। तो अगर आपको गर्मी लग रही है, एकदम से बाहर से आए हो, फैन ऑन किया, तो वो फैन स्टार्ट होने में बहुत एनर्जी मांगता है। फिर चलते रहने का काम तो सेल देख लेगा, उसको दिक्कत नहीं, लेकिन वो जो स्टार्टिंग में एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना, वो सेल नहीं प्रोवाइड करा सकता। आप कभी फोन से फ्लैश लाइट ऑन करके फोटो खींचते हो, तो वो जो फ्लैश लाइट है वो एक आपको बहुत सडन, बहुत शॉर्ट स्पेन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देती है। वो चीज हम यूजुअल इंस्ट्रूमेंट से नहीं करा सकते, उसके लिए वी नीड अ स्पेशल डिवाइस विच इज अ कैपेसिटर। अब ये इतना स्पेशल क्यों है, ये क्या करता है, क्या मतलब है इसका? तो बेसिकली ये एक तरीके का कंडक्टर है, ऐसे समझो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करके रखता है, स्टोर करता है, और जैसे ही आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो एकदम से फेंक के मारता है, ठीक है। फिर स्टोर करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, भर जाएगा, फिर फेंक देगा जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
तो एक बेसिक ऑब्जर्वेशन थी दैट सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, हाँ एक सेकेंड, मैम ये वैसा हो गया ना जैसे स्विच ऑन करते तो मैम करंट फ्लो होता है। हाँ स्विच ऑन पे करंट फ्लो होता है, लेकिन कुछ कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को ज्यादा ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा करंट चाहिए होता है, ठीक है। यस एक बार देखो, मैम, मैं एक बार वोल्टेज के हिसाब से मिलेगा ना जितने वोल्ट का होगा। रिक्वायर्स वेरी हाई करंट। अब हाई करंट का मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी तक पहुंच जाओ, 20 से 25 एम्पियर भी ये करंट बहुत हाई होता है, क्योंकि यूजुअली चीजें 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर पे चल जाती है। तो ये करंट एक हाई करंट है, तो इतना रेंज प्रोवाइड कराने के लिए वी नीड अ डिवाइस, ठीक है। इसके लिए वी नीड एक ऐसा डिवाइस विच कैन स्टोर एनर्जी और हमको एकदम से दे दे। हमको पूरे टाइम 20-25 एम्पियर नहीं चाहिए रहेगा, बाकी काम तो 2-3 एम्पियर में हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्पेशल काइंड ऑफ कंडक्टर, तो ये जो कैपेसिटर है ना, ये यही काम करता है। इट इज अ कंडक्टर विच स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इलेक्ट्रिकल चार्ज बोलने से ज्यादा अच्छा है आप बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यस मैम। एंड सप्लाई इट एट वंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक दम से देता है और स्टोर करता है, ठीक है। सप्लाइड एट वंस या फिर सडनली फेंक के मारता है, whenever you require that। समझ में आता है? It is a conductor that stores the charge, ऐसे भी आप लिख सकते हो। Is that okay? Yes, ma'am. अब हमने एक डिवाइस पढ़ी थी बचपन में, रेसिस्टर, है ना, वैसा ही कैपेसिटर है। अभी एक इंडक्टर और आएगा, ठीक है, वो बात की बात है, अभी नहीं डरते उस चीज से। तो रेसिस्टर का एक अपनी प्रॉपर्टी होती थी। हाँ बेटा, मोबाइल में भी होता होगा कैपेसिटर? सब जगह पे होता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स, फ्लैशलाइट का एग्जांपल दिया ना। आप अभी सेमीकंडक्टर इन द एंड ऑफ दिस एंटायर सीरीज, जो 12th क्लास का एंड होगा, तो एक चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर। वहां आपको पढ़ाया जाएगा कि वो सेमीकंडक्टर और ये सब चीजें, कैपेसिटर, लाइक अभी जो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे ना डीसी करंट तक, वो सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो बहुत नहीं है जितना इसके बाद वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, इस टाइम पे आप सबको ऐसा फोन पसंद है ना जो स्लिम से स्लिम हो बट डेटा बहुत ज्यादा स्टोर करता हो। हम छोटी सी चीज में बहुत कैपेसिटी हाई चाहते हैं आज के टाइम पे। तो ये सब चीजें सेमीकंडक्टर वगैरह इन सब चीजों से पॉसिबल होती हैं। खैर ये एक अलग मतलब पार्ट है, वी विल स्टडी दैट, आएंगे उस पर कभी। फिलहाल अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। तो ये होता है कुछ कुछ ऐसा सिलिंड्रिकल सा, आपने कभी देखा हो, आपकी पंखे के ऊपर लग रहा होगा, है ना, अगर पंखा बिल्कुल रोक में नहीं है, आपके कूलर में होगा, राइट। बहुत छोटा छोटा फॉर्म में ना, ये चिप एक लाइक मदरबोर्ड काइंड ऑफ थिंग में ना, कल एक बार मुझे याद दिलाना, मैं एक स्पेसिफिक की फोटो ऐड कर दूंगी। कुछ ऐसा सिलेंडर सा इस तरह से सर्किट बनाकर ये डिवाइसेस में भी होता है। कभी आप लोग कोई रिमोट खराब हो जाए, तोड़ ताड़ के देखना, उसमें ग्रीन सा कार्ड निकलेगा, उसमें बहुत सारे आईसी होंगी, वहां पे ये भी होगा। यस मैम, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल इसको कंडेंसर जो बोलते हैं ना, तो कंडेंसर भी ऐसा ही होता है, कैसा सिलिंड्रिकल सा होता है, ठीक है। चलो अभी फिलहाल एक बात समझते हैं कि एक रेसिस्टेंस होता था, रेसिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती थी रेसिस्टर। ठीक उसी तरह से कैपेसिटेंस भी एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की। और ये क्या है? ये कुछ नहीं, बेसिकली ये एबिलिटी है, ये बताता है कि कोई कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। समझे? Yes, ma'am. It is the ability of a capacitor, ठीक है, it is the ability of a capacitor to hold the electrical charge या electrical energy। कितनी उसमें मतलब है कि वो चार्ज हमारा जो है ऑक्यूपाई कर सके, उसको स्टोर कर सके, ठीक है।
कैपेसिटेंस की एक प्रॉपर्टी डिफाइंड है, आपको ध्यान हो थोड़ा बहुत कंपेयर करके अगर पढ़ना चाहो तो R इज इक्वल्स टू V बाई ई आई होता था। Yes, ma'am. सिमिलरली यहाँ पे कैपेसिटर Yes, ma'am. कैपेसिटेंस होता है Q बाई V, ये होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, Q इज कूलम पर वोल्ट, ये हो गई इसकी SI यूनिट, इसको बोलते हैं फेरेड। ठीक है, 1 फेरेड 2 फेरेड, ये क्या है? दिस इज SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इज दैट ओके? मैम एक क्वेश्चन, मैम। हाँ बेटा एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, अभी मैं बोलती हूँ, अब बताना, एक मिनट। इसमें ये जो Q है, दिस Q, इट इज चार्ज ऑन कंडक्टर, सॉरी हाँ चार्ज ऑन कैपेसिटर, और ये जो V है इट इज पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर। अब पूछो बेटा। मैम जो कैपेसिटर होता है मैम उसको सिलेंड्रिकल शेप क्यों देते हैं मैम, स्फेरिकल क्यों नहीं देते? हाँ बिल्कुल, उसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन है, जस्ट वेट फॉर, हाँ जस्ट वेट फॉर लिटिल बिट, अभी आपका टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग कि सबसे पहले ट्राई ही स्फेरिकल कैपेसिटर किया गया था और क्यों वो फेल हुआ, फिर उसके बाद क्या सोल्यूशन निकाला गया और कौन सा सबसे ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस दैट, जस्ट वेट फॉर फ्यू। जैसे जो फैन में जो कैपेसिटर होता है तो वो हर वक्त ऑन रहता है या फिर सिर्फ स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में उसका काम है सडन एनर्जी प्रोवाइड करना। आपके फैन को पूरा रेगुलेट करने के लिए 25 एम्पीयर 20 एम्पीयर 15 एम्पीयर करंट नहीं चाहिए, 2-3 एम्पीयर में वो मस्त चलेगा। ठीक है, लेकिन स्टार्ट होने के लिए चाहिए। अब आप लोगों के मन में ना एक क्वेश्चन जो जेन्युइनली उठना चाहिए था, वो ये उठना चाहिए था कि भाई आपने बोला कि कैपेसिटेंस एबिलिटी है चार्ज को होल्ड करने की, यहाँ पोटेंशियल की तो कहीं बात ही नहीं थी, तो पोटेंशियल फॉर्मूला में क्यों दिख रहा है? ऑल्दो देयर इज नो like derivation of this formula, it is how capacitance is defined, but still I can explain you कि why potential is there, कि potential का रोल क्यों है कैपेसिटेंस के साथ। देखो, I'll try to give you 2 scenarios, आपको जो समझ में आए समझो, उससे नहीं समझ में आया तो एक्सप्रेशन बहुत भारी है नहीं, आई नो आप रटी लोगे। ठीक है, बट आई बिलीव कि एक बार ट्राई करके देखो। एक बात बताओ, यहां पर एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर पर चार्ज है, क्यू चार्ज है बेटा, चार्ज है तो पोटेंशियल भी होगा, सिंपल सी बात है ना? यस मैम। अब एक बात बताओ, डी क्यू चार्ज मैं और लेकर आना चाह रही हूँ, मेरा एक अच्छा कैपेसिटेंस होने की क्या, एक अच्छा कैपेसिटर होने की क्या खासियत है? कि वो ज्यादा चार्ज होल्ड कर ले, ज्यादा चार्ज स्टोर कर ले, ये सुनो। यस मैम। ओके ठीक है, तो अब मैंने क्या करा कि मैं इस डी क्यू चार्ज को यहाँ लेकर आई, लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है वो कहेगा ऐसे कैसे, ऐसे तो नहीं, हम तो ऑलरेडी बैठे हैं, या बेसिकली इस डी क्यू को इन चार्जेस की अगेंस्ट काम करना पड़ेगा ना? ये सुनो। Yes, ma'am. वो काम क्या होता है? वो पोटेंशियल होता है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल हाई होगा उतना ज्यादा चार्ज को लाने में मेहनत लगेगी ना, या फिर ऐसे बोलो कि जितना ज्यादा पोटेंशियल हाई होगा उतना कम चार्ज ला पाऊंगी मैं? ये सुनो मैम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑब्वियसली, एक बार फील करके देखो यार, खुद से फील करो। हाँ बेटा, मैम जितना ज्यादा वर्क डन करेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा ना, कुछ ऐसा कहना चाहते हो आप? एग्जैक्टली वही तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या था, कि वो अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट यू डू इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो ये काम हम कर रहे हैं। अब जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा मतलब उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा उस पॉइंट को अचीव करने के लिए, तभी तो वो पोटेंशियल मतलब आप अचीव वहां पे जा पाओगे। आप किसी पॉइंट ए पर आते थे, जितना काम करते थे वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होता था। अब मैं कहूँ कि पहले तो ए पे आना 10 वोल्ट के बराबर था, लेकिन अब ए पर आना 100 वोल्ट है, तो ज्यादा मेहनत लगेगी ना, क्या बहुत काम कर पाओगे वहां तक लाने के लिए? नहीं उतना इजीली होगा ना। ऐसे सिंपल समझो, पहले कोई आपसे कह रहा था कि एक स्टोन है उसको ऐसे ही लेके जाना है, तो ठीक है ले जाएंगे। अब वही स्टोन है उसको चढ़ाना है ऊपर, तो दिक्कत होगी ना। यहाँ पे भले ही आप ऐसे 20 स्टोन फेंक के मार देते, लेकिन यहाँ तो 20 नहीं लेके जा पाओगे ना, समझे? बस वही वाली चीज है। तो पोटेंशियल बढ़ गया, डिफिकल्टी बढ़ गई, तो चार्ज कम हुआ ना।
आया ना ये वाला रिलेशन, मतलब पोटेंशियल पिक्चर में आया ना। अब एक दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल यूजुअली बुक्स में दिया होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ये कोरोना के आने से पहले ही नाम रखा था, ऐसा नहीं है कि कोरोना को मतलब लाइक याद करा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैम वैसे भी मैम वो तो हर जगह भी। क्या बेटा? मैम मैं कह रही हूँ कोरोना बहुत ज्यादा फेमस है मैम, बायो में भी हमने पढ़ा था मैम इसके बाद। हाँ बढ़िया है, मतलब बढ़िया नहीं है कोरोना, बढ़िया नहीं है, पढ़ रहे हो ये बढ़िया। अब एक बात देखो कि चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, बहुत गंदा बनाया है मैंने बट आप समझो, अच्छा बनाओ आप लोग। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा ना हर डायरेक्शन में, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। यस मैम। ठीक है, अब ये अगर कहीं प्लेस्ड है तो होगा क्या कि वहां पर लाइक एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह कुछ होंगे, ये सुनो। यस मैम। अब लेट्स से यहाँ एक एयर मॉलिक्यूल है, ये एयर मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ और पॉजिटिव यहाँ पे रख देंगे। तो बेसिकली एयर मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन हुआ ना। यस मैम। ठीक है, अब सोचो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग कर दो, क्यू बढ़ेगा, वी बढ़ेगा, साथ में बढ़ते रहेंगे। अब आपने देखो, मतलब समझ लो ना, एक चार्ज की वजह से पहले पोटेंशियल है, फिर दो चार्ज और रख दिया और पोटेंशियल बढ़ गया एक पॉइंट पे, तीन रख दिए और बढ़ गया, चार रख दिए और बढ़ गया, ऐसे होता था ना पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने पढ़ा था, सब ऐड होते चले जाते थे। तो जिस हिसाब से पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पे ये होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ गए, ऐसे लाइटनिंग सी होती है, लिटरली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। ये होता है कोरोना डिस्चार्ज, इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स द कंडक्टर मूव कर जाना एट हाई वोल्टेज। स्क्रीन स्टक है। ओके, हाँ, तो एट हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स द कंडक्टर, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द कंडक्टर फ्लो कर गए तो एक बात बताओ, नेट चार्ज ऑन कंडक्टर डिक्रीज होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव के साथ अब इस बार नेगेटिव भी आ गया, तो नेट तो डिक्रीज होगा। यस मैम। अगेन आप देख रहे हो पोटेंशियल और करंट चार्ज में एक रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, और वो ऐसा है कि वो ये वाली इक्वेशन को जो है सपोर्ट करता है, C is equals to Q by V को। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से थियोरेटिकली ये फॉर्मूला जो है आपके सामने है, ये सारी चीजें देखते हुए, ठीक है। ये सिर्फ एक अटेम्प्ट था। सेकंड समझा दो एक बार और। ओके, देखो एक इस कंडक्टर है जिसमें बहुत सारा चार्ज है, ये कंडक्टर है, ठीक, इसमें काफी चार्ज है। अब देखो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल हाई होगा कि नहीं? सिंपल है, हाई होगा। अब एक बात बताओ, जो आसपास की हवा है, जो आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स है, वो पहले न्यूट्रल है, लेकिन इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देयर इलेक्ट्रॉन्स फील एन अट्रैक्शन, राइट, एक अट्रैक्शन फील करेंगे तो वो नियरर एंड पे आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज एक रिपल्शन फील करेगा, वो फादर एंड पे चला जाएगा, या फिर ये बोलो कि नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग एक एंड पे होगी तो दूसरी जगह कमी होगी तो वो पॉजिटिव की तरह दिखेगी। बेसिकली एयर मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो जाएंगे। अगर एयर मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो गए और तब भी आपका चार्ज बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो होगा क्या, वो फोर्स मूव कर जाएगी ना, वो फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे ना एयर मॉलिक्यूल से, और ये जो डिस्चार्ज है इलेक्ट्रॉन का एयर मॉलिक्यूल से, दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। ये पूरी चीज एक्सप्लेनेशन इज कोरोना डिस्चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके कंडक्टर पर आने लगेंगे तो एक बात बताओ, पहले +10 था, दो नेगेटिव चार्ज आ गए, अब कितना बचा नेट चार्ज? +8 बचा ना, तो नेट चार्ज कंडक्टर पर डिक्रीज हुआ ना। Yes, ma'am. ठीक है, so it is a kind of way to explain कि how potential plays an important role when it comes to capacitor, its storage, everything. ठीक है मैम, जैसे इसमें अभी चार्ज बढ़ गया तो पोटेंशियल भी बढ़ गया होगा। हाँ, बट कंडक्टर पे नेट चार्ज घट रहा है, वो देखो आप।
मैम लेकिन Obviously, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा ये हाँ तो देखो ना, यहाँ पे नेट चार्ज घट तो रहा है पोटेंशियल बढ़ने पे, वो तो रहा है वो चीज, कंडक्टेंस बढ़ रही है। ओके मैम। है ना? ठीक है, अब एक चीज देखो, जिस तरह से आपने R इज इक्वल्स टू V बाय I पढ़ा था, R ना तो पोटेंशियल पे डिपेंडेंट था ना करंट पे डिपेंडेंट था, क्योंकि R डिपेंडेंट था रो L बाय A पर, मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता था, लेंथ पर डिपेंड करता था, मतलब डायमेंशन, साइज, इन सब पे डिपेंड करता था। ये सुनो, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया बिल्कुल इन सब चीजों पे डिपेंड करता था। सिमिलरली कैपेसिटेंस भी इंडिपेंडेंट होता है चार्ज के और पोटेंशियल के। स्क्रीन स्टक हुई हाँ है। मैंने कुछ लिखा नहीं है, बस उतना ही लिखा था, एरिया ऑफ, देखा ये एकदम से आ जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लाइक कैपेसिटर। 651 हो गया। हाँ बस एक सेकेंड ना, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, राइट? अब ये जो Q और V की इंडिपेंडेंट है, पर ये डिपेंड किस पे करता है फिर? मैम लेकिन C तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना V के। बेटा अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा, Q और V से इंडिपेंडेंट हो गया ना। मैम कैपेसिटेंस है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल V के। बेटा कैपेसिटेंस, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये सिर्फ ये एक जो एक्सप्लेनेशन थी, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए थी कि पोटेंशियल का रोल है, पोटेंशियल वेरी करा रहा है चीजों को। बट एक बात बताओ, अगर आप चार्ज बढ़ाओगे कंडक्टर पे तो पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा ना। ये हाई V क्यों लिखा हुआ था? यस क्योंकि चार्ज बढ़ रहा था, ठीक है? तो कैपेसिटेंस इस चीज की इंडिपेंडेंट है, ये भी कंडक्टर की डायमेंशन, मेटल पे डिपेंड करती है। हाँ ठीक है, कंडक्टर की डायमेंशन, उसका शेप क्या है उसका, क्या बेटा? मैम बट कैपेसिटेंस तो Q बाई V होता है ना। हाँ बेटा, तो देखो R भी तो, एक मिनट, और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। हाँ अब एक बात मेरी बताओ, ये था ना R इज इक्वल टू V बाय I, लेकिन इसको डिपेंडेंट क्यों नहीं था? क्योंकि V बढ़ता था तो I बढ़ता था, है ना? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तब R आया था। ये सुनो, यस मैम। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी बेटा कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बाय V। एक बात बताओ, Q बढ़ेगा तो क्या V नहीं बढ़ेगा? पहले सिर्फ 10 कूलम की वजह से इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल था, आपने 10 कूलम और लाके रख दिया, 10 कूलम और लाके रख दिया, क्या अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा? यस मैम बढ़ेगा। है ना? तो जब दो चीजें साथ में वेरी करती हैं तब हम डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं निकाल पाते, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट करती होती नहीं है। तब हमें यहाँ पे ये वाली चीज समझनी पड़ेगी कि कंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी, मीडियम की प्रॉपर्टी और डायमेंशन पर डिपेंड करता है कि साइज आपने क्या लिया है कैपेसिटर का, किस मीडियम में रख रहे हो। इन सब बातों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज बेयरली एन इंट्रोडक्शन फॉर दिस चैप्टर। कल हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, और थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि अगर कैपेसिटर का वैल्यू आपको 4 फैरेड दिया हुआ है, यानी कि 4 कूलम पर वोल्ट दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, क्या सेंस है, जो भी चीजें, तो कल हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके मैम, हम कल तो क्लास में हैं। ओके, तो जब होगी तब पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी चैप्टर आपके सिलेबस का कंप्लीट हो गया, जो टेस्ट में आना है तो अच्छे से कर लेना उसको तैयार। अब हम अटेंडेंस ले लेते हैं। सिर्फ ऐसे हो रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी आ रहा है, बाकी बायो केमिस्ट्री में तो ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ तो कनेक्टेड है ना अभी, उनमें चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे ना काफी।